Hello everyone, I'm Navdeep and you are watching Swanky Private Classes। और आज से हम जो है मिल्क साइंस कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने मीट साइंस का पार्ट जो है वो कंप्लीट कवर कर लिया है। इसके साथ उसके हमने एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आगे आज हम मिल्क साइंस जो है कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन से पहले हम कुछ बेसिक जानकारियां जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो जानना जरूरी है। अगर आवाज अच्छे से नहीं आ रही हो या धीमी हो तो बता दीजिए, बता देना। तो सबसे पहली बात तो आ, पूरे वर्ल्ड के अंदर या ग्लोबली इंडिया का रैंक 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। यानी कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। शुरू करने से पहले थोड़ा हम उसका रेट्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं। तो रेट्रोस्पेक्ट मतलब कि थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं मिल्क की, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की हिस्ट्री कैसी रही है। तो सबसे पहला जो एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट है या फिर जो है आपके एग्जिट एग्जाम में या वीएलडीडी जो मेंस है, वीएलडी मेंस का जो एग्जाम होगा उसके अंदर सवाल आ सकता है, वो है अमूल का जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो ये है, ये एक तो कहाँ पर जो है ये शुरू हुआ था। 40 पहले 150 का 40 15 तक 60% ठीक करने भाई। 60 में था, 100 में था। 90 म्यूट डेढ़। कर, म्यूट कर लो एक बार कोई। 60 हेलो भाई, म्यूट कर, किसका? और म्यूट कर। फिर मेरा नहीं। तो 100 प्लस होनी थी। अमित है जी। अमित लेट मी। यस सर। कोई नहीं, मैंने कर दिया। म्यूट करने को बोल रहा था मैं, म्यूट रखो एक बार। तो हम जो पहला एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट वो यही है कि अमूल की जो है एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, ये सबसे पहले एस्टेब्लिश कब हुआ था। तो ये हुआ था 1940 में, आजादी से पहले। 1940 में ये एक यूनियन जो है मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मिलके करा था। मतलब एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ या जो इसकी जो स्टोरी है उसके साथ मैं आप लोगों को समझाऊं तो क्या होगा कि पहले ना एक वहां पर एक डेयरी थी, प्राइवेट डेयरी थी। तो उसमें वहां के लोगों को जो है कम दाम पर जो है दूध खरीदा जाता था। तो बाद में आगे चल के क्या हुआ कि जो अपने उस समय पर वल्लभ भाई पटेल थे, तो उनके उनके जो है सुझाव पर वहाँ के रहने वाले एक त्रिभुवन दास नाम के जो है एक आदमी थे। उन्होंने जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि आदमियों के लिए मतलब कि फार्मर्स के लिए जो है एक अच्छी मतलब मिल्क को मतलब वो खुद ही बेचें ऐसी सोसाइटी बना दी। तो उसमें क्या हुआ कि पहले उनको जो प्राइवेट डेयरी वाले थे वो कम पैसे में उनका दूध लेते थे और फिर उसको मुंबई में बेचते थे। पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना ही जो है सिस्टम चला दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी। इसमें क्या होगा कि इनको अच्छा रेट मिलेगा। सारे लोगों ने मिलकर जो है ये सोसाइटी बनाई, सबका जो है खर्चा या जो भी एक बार के लिए जो भी खर्चा होगा मतलब सामान पहुंचाने के लिए जो भी खरीदारी होगी, अलग अलग बर्तन वगैरह या जो भी जिस तरीके की भी सुविधा चाहिए होगी, वो सब का खर्चा उन फार्मर्स ने खुद ने किया। और फिर वो खुद ही जो है उन्होंने ही एक आदमी को साइन कर दिया कि भाई आप लोगों की ये ड्यूटी होगी। तो उसके बाद ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई। और उससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो फार्मर थे उनको अच्छा दाम मिलने मिलने लगा। जिस दाम में उनका दूध मतलब शहर में जाके बिक रहा था वही दाम उनको मिलने लगा। तो ये था आनंद यूनियन, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड था। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1940 में। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। इसके अलावा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1965 के अंदर। इसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, जिसके अंदर जिसे हम जो है वाइट रिवॉल्यूशन जिसे के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो वाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए था? मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए था। वाइट रिवॉल्यूशन किसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए था? मिल्क की। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में फादर कौन है? उसके हैं MS स्वामीनाथन। तो ऐसे ही जो है वाइट रिवॉल्यूशन है उसके फादर कौन है? उसके फादर हैं डॉक्टर वर्गीज कुरेन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। हम आपको जो है रिटर्न फॉर्म में भी प्रोवाइड कर देंगे बाद में, अभी तो इस स्लाइड के अंदर टाइप नहीं कर रखा है। तो जो डॉक्टर वर्गीज कुरेन है वो वाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं। इसके साथ ही
जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि रेड रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था, तो रेड रिवॉल्यूशन एक टोमेटो यानी कि टमाटर, और दूसरा मीट, इनके लिए हुआ था। ऐसे ही ब्लू रिवॉल्यूशन है, या सिल्वर रिवॉल्यूशन है, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और जो है पोल्ट्री का जो है मतलब पोल्ट्री के अंदर पोल्ट्री का जो है एग प्रोडक्शन, साथ में पोल्ट्री प्रोडक्शन जो है बढ़ाने के लिए मतलब जो सिल्वर रिवॉल्यूशन था वो था। और जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो अपना फिश प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए था। तो ऐसे ही जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुआ था, और 1970 में ये शुरू हुआ था। 3 फेज में हुआ था वो, अभी आपके लिए याद रखना जरूरी नहीं है। अभी इतना ही याद रखो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरेन। शुरू कब हुआ, 1970 में। इसके अलावा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो है बोर्ड कब एस्टेब्लिश हुआ, 1965 में। और अमूल कब एस्टेब्लिश हुआ, 1965 में। अब हम आते हैं सीधा अपना इंट्रोडक्शन पर। ये 3-4 पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट थे आपके लिए। 3 पॉइंट आपको याद रखने, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अमूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 के अंदर। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो हुआ था अपना 1965 के अंदर। और मिल्क जो रिवॉल्यूशन, या सॉरी व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसे हम बोल सकते हैं, वो कब शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था 1970 के अंदर। तो अब देखते हैं हम मिल्क की डेफिनेशन। मिल्क की डेफिनेशन जो आपके एकेडमिक ईयर्स में जो एग्जाम होंगे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि, चलो एक बार देखते हैं, बाद में बताता हूँ कि क्या इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें जो है ये चीजें याद रखनी है। मिल्क कैन बी डिफाइंड एज होल, फ्रेश, क्लीन, लैक्टियल सिक्रीशन। लैक्टियल मतलब जो लैक्टियल ग्लैंड होंगी उनका जो है सिक्रीशन है, उनसे जो चीजें जो फ्लूइड निकलता है वो है ये। वोल मतलब पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि मतलब मतलब जो कंप्लीट मिल्किंग से आएगा उसका, ऐसा नहीं कि शुरू शुरू का हमने अगर दूध निकाल लिया और उसको हम कहेंगे कि ये मिल्क है, तो उसे हम मिल्क नहीं कहेंगे। क्योंकि उसके अंदर जो है फैट की जो निर्धारित अपनी निर्धारित जो वैल्यू होती है वो नहीं, उतना परसेंट फैट नहीं होगा। क्योंकि आखिर में जो हम मिल्किंग करते हैं तो उसके लास्ट में जो आखिरी दूध निकालते हैं ना, उसके अंदर ज्यादा फैट होता है। तो इसलिए मिल्क कैन बी डिफाइंड एज होल, फ्रेश एंड क्लीन लैक्टियल सिक्रीशन ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट मिल्किंग। कंप्लीट मिल्किंग से मतलब क्या है कि शुरू से लेके आखिर तक, जब तक सारा दूध थनों से बाहर अपनी जो है बाल्टी के अंदर नहीं आ जाए, तब तक उसको मिल्क नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर शुरू शुरू वाला ले लिया तो उसके अंदर जो है अपना फैट कम होगा, और आखिर आखिर वाला ले लिया तो उसके अंदर जो है अपना एसएनएफ वगैरह बाकी चीजें कम हो जाएंगी। तो इसलिए मिल्क कैन बी डिफाइंड एज होल, फ्रेश, क्लीन लैक्टियल सिक्रेशन ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट मिल्किंग ऑफ अडर ऑफ वन और मोर हेल्दी एनिमल्स। और हेल्दी एनिमल से जो है ये हमें लेना है। इसके अलावा इसके अंदर जो चीज जो पीरियड हम एक्सक्लूड कर देते हैं वो है एक्सक्लूडिंग द पीरियड obtained विद इन 15 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर काविंग। तो काविंग यानी कि गाय भैंस के ब्याने से 15 दिन पहले का की जो मिल्किंग है उसको छोड़ के, और 5 दिन बाद की। क्योंकि इस मिल्किंग के अंदर जो एक मिल्क के अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एसएनएफ या फिर फैट होना चाहिए, वो फैट वो एक निश्चित अमाउंट में वो फैट या वो उतना परसेंट में जो है एसएनएफ नहीं मिलता। तो 5 दिन काविंग के बाद और 15 दिन काविंग से पहले, इसको हम क्या करेंगे, इस टाइम पर जो सिक्रीशन हमने जो है ऑब्टेन किया है एनिमल से, उसको हटा के, और सच पीरियड में बी नेसेसरी टू रेंडर द मिल्क प्रैक्टिकली कोलेस्ट्रॉल फ्री। क्योंकि इस टाइम पर जो हमें काविंग से 15 दिन पहले और 5 दिन बाद के अंदर जो हमें अगर जो दूध निकालते हैं वो दूध नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कंटेनिंग द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ मिल्क फैट एंड मिल्क सॉलिड नोट फैट। तो ऐसे ना हम आगे बार बार देखेंगे, तो उसका मतलब क्या है, सॉलिड नोट फैट। मिल्क के अंदर वो पोर्शन जो सॉलिड तो है, यानी कि उसका ड्राई, अगर मिल्क को हम सुखा देंगे या मतलब उबाल उबाल के मतलब बिल्कुल सॉलिड में जैसे जो खोया होता है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो फैट को निकालने के बाद जो चीजें बच जाएंगी ना, प्रोटीन वगैरह, उसे हम बोलते हैं सॉलिड नोट फैट। प्रोटीन साथ में जो अपना शुगर है, लैक्टोज है, वो उन सब चीजों को मिला के बोलते हैं सॉलिड नोट फैट। तो मिल्क का सॉलिड पोर्शन जिसके अंदर फैट नहीं हो उसको बोलेंगे एसएनएफ, सॉलिड नोट फैट। तो ये 15 दिन क्यों हटाते हैं या फिर कंप्लीट मिल्किंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारी जो स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर रखे हैं कि एक काऊ मिल्क के अंदर इतनी फैट होनी होनी चाहिए और इतना एसएनएफ होना चाहिए। तो वो चीजें उन चीजों को अगर मतलब हम
कंप्लीट मिल्किंग नहीं करेंगे तो उतना फैट नहीं आएगा मिल्क के अंदर। और अगर मतलब अनहेल्दी का करेंगे तो उसके अंदर वो मतलब अप्रोप्रिएट अमाउंट में जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज है मिल्क फैट की या मिल्क एसएनएफ की, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, पूरी पूरी डेफिनेशन ऐसे कैसे आपको याद करनी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे मिल्क के अंदर। मिल्क कैन बी डिफाइंड एज होल फ्रेश क्लीन लैक्टियल सिक्रीशन ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट मिल्किंग। तो होल फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और कंप्लीट मिल्किंग होनी चाहिए अडर की, एक या एक से ज्यादा मिल्किंग एनिमल्स की, छोड़ के एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ के 15 दिन पहले और 5 दिन बाद में। क्योंकि इस टाइम पर जो है उसके अंदर कोलेस्ट्रम हमें देखने को मिल सकता है और कोलेस्ट्रम के अंदर जितनी हमें फैट चाहिए या जितना एसएनएफ चाहिए वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो मिल्क के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है, किस किस चीज से जो है मिल्क 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 के बना होता है। तो मिल्क का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि ट्रू कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं मिल्क के। तो मिल्क फैट, केजिन और लैक्टोज, ये तीन जो हैं इसके ट्रू कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। मिल्क फैट का मतलब तो समझ गए होगे आप, फैट। केजिन, केजिन क्या होता है, ये मिल्क प्रोटीन होता है। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसे क्या बोलते हैं, केजिन। और लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर। तो ये तीन जो है इसके ट्रू कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा अगर हम सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो मेजर मतलब जो ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं और माइनर जो कम अमाउंट में मिलते हैं। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जैसे कि वाटर हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, लैक्टोज हो गया और ऐश या मिनरल मैटर। वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज और ऐश। ऐश मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो। इसके अलावा माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड्स हो गए, स्टेरोल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए या पिगमेंट्स हो गए। जैसे गाय का दूध हमें पीले रंग का देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है कैरोटीन जो है पिगमेंट देखने को मिलता है हमें। तो ये माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है और मेजर क्या है, वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज और ऐश। तो हमने देखा कि ये अपना मिल्क है, मिल्क के अंदर दो पोर्शन होंगे, एक तो उसके अंदर होगा पानी और दूसरा होगा उसके अंदर जो है सॉलिड्स होंगे। सॉलिड्स को हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हो गया अपना फैट वाला पोर्शन और दूसरा है सॉलिड नॉट फैट, यानी कि वो सॉलिड जिसके अंदर जो है फैट नहीं होगा। फैट भी हमें दो तरीके से देखने को मिल सकती है, एक तो ट्रू फैट हो गया यानी कि फैट की फॉर्म में होगा, और दूसरा एसोसिएटेड सब्सटेंस जो कि किसी और चीज के साथ मिलके जुड़ा हुआ होगा। तो आगे देखते हैं, जैसे ट्रू फैट तो सी भी फैट किससे, लिपिड्स जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, बहुत सारी फैटी ग्लिसराइड से मिलके बने होते हैं। एसोसिएटेड सब्सटेंस में कैसे हो सकता है, जैसे कि कुछ फोस्फोलिपिड्स हो गया, तो फोस्फोरस के साथ जो फैट का पोर्शन जुड़ा होगा वो कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैरोटीन हो गया और विटामिन्स हो गए। विटामिन्स भी कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो लिपिड के साथ जो है जुड़े होते हैं। इस तो ये हो गया अपना एसोसिएटेड सब्सटेंस, यानी कि फैट के साथ कुछ और जुड़ा होगा तो पर होगा तो फैट ही। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, फोस्फोलिपिड्स को PCCV इससे याद रख सकते हैं। फोस्फोलिपिड्स, सी से कोलेस्ट्रॉल, सी से कैरोटीन और वी से विटामिन। तो ADE के ये जो हैं, ये कौन से विटामिन है, फैट सोल्यूबल। आपने सुना होगा कि ADE के जो है कीड़ा जिसे हम बोलते हैं KEDA, ये कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो ये फैट के साथ चिपके हुए रहेंगे। इसके अलावा जो सॉलिड नॉट फैट यानी कि सॉलिड है पर फैट नहीं है, फैट को छोड़ के, तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, मिल्क शुगर देखने को मिलेगी जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनस सब्सटेंस यानी प्रोटीन वाले जो है सब्सटेंस होंगे वो होंगे। और फिर है मिनरल मैटर जो है हमें देखने को मिलेगा और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो लैक्टोज तो मतलब डायरेक्टली पूछा जाता है कि मिल्क शुगर क्या होता है, तो लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। नाइट्रोजनस सब्सटेंस दो तरीके से हमें देखने को मिल सकती हैं, एक तो हो गया अपना नॉन प्रोटीन, मतलब नाइट्रोजन ही डायरेक्टली नाइट्रोजन की फॉर्म में ही होगा। दूसरा है प्रोटीन, जो प्रोटीन की फॉर्म में, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, नाइट्रोजन से मिलके बना होता है। एक तो डायरेक्टली जैसे यूरिया हो गया, वो क्या है, नॉन प्रोटीन है पर उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। पर अपना जो प्रोटीन है उसके अंदर प्रोटीन के अंदर जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन सब्सटेंस को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नॉन प्रोटीन और एक प्रोटीन। प्रोटीन भी अलग अलग तरीके के हमें जो है सॉलिड मतलब SNF के अंदर या मिल्क के अंदर अलग अलग तरीके के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। इसमें हो गया जैसे केजिन, अल्फा केजिन, बीटा केजिन, गामा केजिन, लैक्टैल्ब्यूमिन,
बीटा लैक्टोग्लोब्यूलिन जिसे हम बोल सकते हैं। एल्ब्यूमिन, लेक्ट एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोब्यूलिन अलग अलग हैं ये। फिर है लैक्टोग्लोब्यूलिन, ओके, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है इसमें। इसके अलावा हमें प्रोटीएज पेप्टोन यानी कि प्रोटीन प्रोटीन फॉर्म में भी डायरेक्टली अलग अलग और प्रोटीन्स भी देखने को मिल सकते हैं। प्रोटीएज पेप्टोन की फॉर्म में भी हमें जो है प्रोटीन देखने को मिल सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन है, खास याद रखना जरूरी नहीं है, केजिन याद रखना जरूरी है। जैसे बफेलो के मिल्क में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा मिलता है? केजिन होता है, और इसी की वजह से जो है बफेलो का मिल्क जो है वाइट वाइट कलर का होता है। इसके अलावा जो गाय का मिल्क होता है वो येलोइश कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? हमें कैरोटीन देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं हमें? फोस्फेट्स मिलते हैं, सिट्रेट्स मिलते हैं, क्लोराइड्स मिलते हैं। किस किस के ये पोटेशियम, सोडियम, मतलब पोटेशियम फोस्फेट या पोटेशियम सिट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड हमें देखने को मिल सकता है मिल्क के अंदर। और जैसे सोडियम फोस्फेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ऐसे ये सारे के सारे हमें जो है देखने को मिलते हैं। पर ट्रेस अमाउंट में कौन से होते हैं? ट्रेस मतलब कम अमाउंट, बहुत ज्यादा कम माइन्यूट क्वांटिटी में जो हमें मिनरल मिल्क के अंदर देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं? एक तो है आयरन, आयरन बहुत कम क्वांटिटी में जो है मिल्क के अंदर होता है। कॉपर और आयोडीन, ये सब जो है बहुत ट्रेस यानी कि बहुत कम मिनिमम अमाउंट में जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकते हैं? मिल्क के अंदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मतलब स्ट्रिक कैनाल से आ रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कुछ बैक्टीरिया भी हो। इसके अलावा कुछ और मतलब जो एसोसिएटेड फैट है उसके अंदर तो हमने देख लिया था कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन थे वो थे, पर वाटर सोल्यूबल भी विटामिन होते हैं जैसे कि बी और सी, तो ये भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो है विटामिन सी जो है हमें मिल्क के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा मिल्क के अंदर जो है CO2 हमें देखने को मिलता है। जो आप लोग दूध निकालते हो तब झाग निकलते हैं, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या होता है? डिजोल्व्ड गैसेस भी होते हैं, साथ में कुछ पिगमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये इंडिया के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स जो है फिक्स कर रखे हैं कि एक बफेलो के मिल्क के अंदर कितना परसेंट जो है फैट होना चाहिए, कितना परसेंट मिनिमम जो है उसके अंदर सॉलिड नोट फैट होना चाहिए, यानी कि सॉलिड पोर्शन होना, मतलब सॉलिड नोट फैट और फैट कितना कितने परसेंट होना चाहिए। तो बफेलो मिल्क के अंदर जो है 5 से 6% जो हमें मिल्क फैट कम से कम, मतलब इस रेंज के अंदर तो होना ही होना चाहिए। और SNF उसके अंदर 9% होना चाहिए। काउ मिल्क के अंदर 3.5 से 4% जो है मिल्क फैट होना चाहिए, और SNF 8.5%। गोट मिल्क के अंदर 3 से 3.5%, और SNF होगा 9%। स्टैंडर्डाइज मिल्क क्या होता है? जैसे कि हमें हमें डेयरी वगैरह में मिलता है जो, इसके अंदर जो है इसी यही मिलेगी हमें 4.5% उसके अंदर जो है फैट मिलेगा, और 8.5% SNF मिलेगा। इसको स्टैंडर्डाइज करते कैसे हैं? ये भी आपके अंदर मतलब क्यूरियोसिटी आ सकती है कि मतलब एक मतलब एग्जैक्ट अमाउंट में इतना ही कैसे करेंगे? तो उसके लिए अलग अलग मशीन होती है जिसमें पहले क्रीम को सेपरेट कर देते हैं, और फिर जितना हमें चाहिए उतना क्रीम उसके अंदर डाल देते हैं, और फिर उसके बाद होमोजिनाइजेशन की हेल्प से जो सारे के सारे मिल्क के अंदर जो है फैट को जो है मिला देंगे। तो उस तरीके से हम जो है इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं मिल्क के अंदर, मतलब फैट या SNF। रिकम्बाइंड मिल्क जो है, नाम याद रखना आपको कि काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट है और ये नीचे वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकम्बाइंड मिल्क के अंदर हमें याद रखना है कि 3% फैट मिलेगा और 8.5% SNF। टोन्ड मिल्क के अंदर 3% जो है फैट मिलेगा और 8.5% SNF। ऐसे ही डबल टोन्ड के अंदर जो है मिल्क फैट मिलेगा 1.5% और SNF मिलेगा 9%। स्किम मिल्क मतलब कि इसके अंदर फैट होगा ही नहीं, ना के बराबर होगा, तो 0.5% से कम जो है इसके अंदर हमें मिल्क फैट मिलेगा, और जो SNF है वो 8.7 मिलेगा, 8.7% मिलेगा। तो ये वाली जो टेबल है काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, साथ में पीछे जो बताए थे कि अमूल का एस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ, और NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1965 में हुआ। और उसके बाद मिल्क रिवॉल्यूशन कब शुरू हुई या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो वो 1970 में शुरू हुआ। 3 पॉइंट वो। उसके बाद मिल्क की डेफिनेशन हमें बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है कि क्लीन, होल क्लीन फ्रेश लैक्टियल सिक्रीशन ऑफ काउ,
obtained by complete milking of an healthy animal। एक या एक से ज्यादा हेल्दी एनिमल्स की कंप्लीट मिल्किंग से जो ऑब्टेन होगा, और उसके अंदर एक्सक्लूड कर देंगे हम 15 days बिफोर काविंग एंड 5 days आफ्टर काविंग, ताकि उसके अंदर जो फैट है और जो प्रोटीन है उसकी जो हमें मिनिमम अमाउंट चाहिए वो उस मिल्क के अंदर हो। जैसे इसके अंदर हमने देखा कि बफेलो मिल्क के अंदर 5 से 6% फैट कम से कम होना चाहिए। तो ये चीज लाने के लिए हमें जो है उसकी एक तो कंप्लीट मिल्किंग करनी पड़ेगी। अगर हमने उसका पहले वाला दूध मतलब शुरू में हम जो दूध निकालते हैं वो निकाल दिया, तो उसके अंदर क्या होगा वो निकाल के हम बेच दें तो उसके अंदर क्या होगा, फैट उतना नहीं होगा, 5 to 6% नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से उसके अंदर 2 या 3% ही फैट बन पाएगा, तो उसे हम मिल्क नहीं कहेंगे। ऐसे ही SNF, ये दोनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, सॉलिड नोट फैट और मिल्क फैट जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें हमने उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रम को अवॉइड करा था और एक कंप्लीट मिल्किंग की बात की थी। कुछ समझ आ रहा है भाई? मेरे को लग रहा है आज मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा था, तो हो सकता है समझ नहीं आया, तो एक बार पूछ लो अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो। चलो आगे देखते हैं। तो फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क। मिल्क को ना हम वोल फूड भी बोलते हैं, मतलब कि पूरा पूरा, क्योंकि इसके अंदर जो हमें जितनी भी अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती हैं वो सारी की सारी होती हैं। तो हम देखते हैं अभी फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क देखते हैं। तो गुड सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, ये एक अच्छा सोर्स है, हाई क्वालिटी प्रोटीन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। कैल्शियम जो है इसके अंदर होता है, साथ में फॉस्फोरस इसके अंदर होता है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन और बी विटामिन भी जो हमें मिल्क के अंदर देखने को मिलते हैं। मिल्क की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो काफी हाई होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू हमने मीट के अंदर भी देखा था, एक बार बता दिया था, अभी वापस से वो सब चीजें रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर जितनी हमारी बॉडी को जो जो अमीनो एसिड्स चाहिए होती हैं, वो एसेंशियल जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए हमें जो चाहिए होती है वो इसके अंदर सारी की सारी होती हैं। तो ये हमारी जो है हम जब इसको इंजेस्ट कर लेते हैं तो एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी के अंदर जो है मसल बनवाता है ये। तो ये याद रखना है कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है इसकी, 90% इसकी जो है बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। मिल्क प्रोडक्ट्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो मिल्क के अंदर क्या क्या होते हैं हमने ऊपर जो फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझा था, एक बार फिर से देखते हैं कि मिल्क के अंदर होता है प्रोटीन। प्रोटीन किस में मतलब क्या मदद करता है? प्रोटीन जो है हमारी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो मसल्स हैं वो क्या है, उसके अंदर प्रोटीन है, और तो पूरी पूरी बॉडी जो है मसल्स से जो है मिलके बनी होती है। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी हम इसको बोलते हैं। मिल्क प्रोटीन कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन फेयरली लार्ज क्वांटिटीज। तो जो मिल्क प्रोटीन है उसके अंदर जो है सारी की सारी जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं वो देखने को मिलती हैं, और काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो है हमें देखने को मिलती हैं। लाइसिन इज अबंडेंट इन मिल्क प्रोटीन, तो ये आप याद रख सकते हो अगर याद रहे तो। लाइसिन जो है हमें अबंडेंट, जो लाइसिन अमीनो एसिड है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है मिल्क प्रोटीन के अंदर। इसके अलावा लैक्टोज, जिसे हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, लैक्टोज का काम क्या है, ये हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है एक डाइसैकराइड शुगर है। डाइसैकराइड मतलब कि दो शुगर की यूनिट से मिलकर बना है। कौन कौन सी शुगर? एक तो ग्लूकोज और एक लैक्टोज। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो लैक्टोज है वो किस किस से मिलकर बना है। तो किस किस से मिलकर बना है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, इन दोनों से मिलकर बना है। ग्लैक्टोज इज असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ होती क्या है ये देखते हैं पहले। तो जो अब हमारी न्यूरॉन्स होती है ना, आप लोगों ने अगर बायो था आपके पास तो आप समझ भी गए होगे। जैसे ये हमारी क्या है, न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन के यहाँ पर ये सेल का जो फाइबर होता है जिसे हम एक्सोन बोलते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर जो है एक शीथ देखने को मिलती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। ये अपना न्यूरॉन है, न्यूरॉन का हेड है, मतलब बॉडी है ये जो है एक्सोन है, और ये टर्मिनल्स, सेल टर्मिनल्स जिसे हम बोल देते हैं। तो ऐसा कुछ होता है न्यूरॉन। तो इसके अंदर यहाँ पर जो शीथ देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। तो ग्लैक्टोज एसेंशियल है किसके लिए? माइलिन शीथ की को बनाने के लिए।
और ग्लैक्टोज किसके अंदर होती है? लैक्टोज के अंदर, क्योंकि लैक्टोज जो है दो शुगर की यूनिट से मिलके बना है। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड शुगर है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलके जो है लैक्टोज बना है। तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि लैक्टोज ग्लैक्टोज किस लिए जरूरी है? ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जो है लैक्टोज शुगर जो है जरूरी है। कौन सी शुगर जो है ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है? तो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है लैक्टोज ग्लैक्टोज शुगर, सॉरी। सो लैक्टोज ऑल्सो हेल्प टू एस्टेब्लिश माइल्ड एसिडिक रिएक्शन इन इंटेस्टाइन। ये कोई खास जरूरी मतलब याद रखने का पॉइंट नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। मिल्क फैट प्रोवाइड्स पेक्यूलियर कलर एंड पैलेटेबिलिटी टू मिल्क। कलर बोल दिया मैंने, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक तरीके से गंध। तो एक स्पेसिफिक जो है, अच्छा स्पेसिफिक है ये, प्रोवाइड स्पेसिफिक ऑर्डर या फिर पेक्यूलियर ऑर्डर एंड पैलेटेबिलिटी टू मिल्क। तो पैलेटेबिलिटी क्या होता है? अनिल पता है पैलेटेबिलिटी क्या होता है? या सोनू, रोहित? पैलेटेबिलिटी होता है कि कोई चीज खाने में कितनी आराम से खाई जा रही है। जैसे एक तो हम बात करें, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं हम। एक भिंडी है जो कच्ची है, या कोई भी एक फ्रूट है जो कच्चा है, एक जो है बिल्कुल पका हुआ है। मतलब फ्रूट की तो बात नहीं करेंगे, भिंडी की कर लो। एक भिंडी है जो पकी हुई है जिसके अंदर जो है रेस से ज्यादा है। तो जो कच्ची भिंडी है उस वो ज्यादा पैलेटेबल होगी, वो चबाने में जो है आराम से जो है चबाई जाएगी। तो जो है मिल्क के अंदर भी चबाने से बात नहीं है, मतलब वो टेस्ट में अच्छी लगेगी एक तरीके से। तो पैलेटेबिलिटी जो है मिल्क की वो बढ़ जाती है किसकी हेल्प से? मिल्क फैट की हेल्प से। साथ में एक मिल्क के अंदर अलग ही ऑर्डर, एक ही अलग ही गंध जो है हमें देखने को मिलती है, वो किसकी वजह से होती है? मिल्क फैट की वजह से। जो मिल्क फैट है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और रिच सोर्स है एनर्जी का। मतलब इसके अंदर जो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है फैट से हमें मिलती है। जैसे फैट से कितनी मिलती है? 9 कैलोरी, 9.1 कैलोरी जो है हमें फैट से मिलती है। और जो प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें 1 ग्राम जो है फैट से हमें मिलती है 9.1 कैलोरी जो है एनर्जी मिलती है। हालांकि इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो जो शुगर है मतलब, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स जिसे बोलते हैं, उसके वो हमें सिर्फ 4 पॉइंट समथिंग जो है दे पाता है हमें, कैलोरी दे पाता है। तो इसलिए रिच सोर्स होता है ये एनर्जी का मिल्क फैट। मतलब फैट बोल सकते हैं, पर यहाँ पर मिल्क फैट, मिल्क की बात हो रही है तो मिल्क फैट जो है एनर्जी का रिच सोर्स होता है। इसके अंदर फैटी एसिड्स होती हैं, जैसे लिनोलेइक एसिड होती है, लिनोलेनिक एसिड होती है, आर्किडोनिक एसिड होती है। ये रिच सोर्स होता है मिल्क फैट इन सब फैटी एसिड्स का। इसके अलावा विटामिन हमें जो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। जिस गाय को हम जो है ग्रीन फॉडर देंगे तो उसके अंदर जो है विटामिन ए जो है उसके मिल्क में ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ में विटामिन डी का भी अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि एनिमल को जो है लगातार एक्सपोजर मिलता रहता है किसका? सन का। इसके अलावा थाइमिन जो जिसे हम B1 बोलते हैं, राइबोफ्लेविन B2 जो होता है, और ये सब जो है हमें अच्छी खासी अमाउंट में, खासी जो है क्वांटिटी में ये सारे विटामिन हमें जो है मिल्क से मिलते हैं। हाउएवर मिल्क इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मिल्क किस मिनरल किस विटामिन के अंदर डेफिशिएंट होता है? तो विटामिन सी मिल्क के अंदर नहीं मिलता। इसके साथ ही दूसरा सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कौन सा मिनरल जो है कम मिलता है हमें मिल्क के अंदर? तो आयरन जो मिनरल है वो हमें कम मिलता है मिल्क के अंदर। ओके, सोनू कुछ पूछना चाहते हैं? हैंड रेज किया आपने। चलो इतना ही करते हैं, दूसरी क्लास में करेंगे बाकी वाला। उससे अब तक जो पढ़ा है उससे थोड़ा सवाल पूछ लेता हूँ ताकि मेरे को पता चले कि कुछ समझ आया या नहीं। तो अनिल अनम्यूट कर लो, बाकी लोग भी अनम्यूट कर लो। अमूल कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1946 से। ओके। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो वो नेशनल डेयरी डेवलप 1965। हाँ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? वो बोर्ड बना था और प्रोग्राम की बात हो तो उसका मतलब क्या है? मिल्क रिवॉल्यूशन कब आया था? 1970 में। 1970 में। ओके ओके।
और कौन वर्गीज सा, कुरियन के द्वारा किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन। हाँ, जो मिल्क रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? वर्गीज कुरियन मिल्कमैन। या कुरियन, जो भी बोलो आप। इसके अलावा मिल्क कौन से विटामिन के अंदर डेफिशिएंट होता है? विटामिन सी नहीं सी। होता। और मिल्क के अंदर कौन सा जो है मिनरल कम मिलता है? आयरन। डेफिशिएंट। ओके। इसके अलावा, हाँ, मिल्क जो है, मिल्क के अंदर जो शुगर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? कौन सी शुगर हमें मिल्क के अंदर देखने को मिलती है? लैक्टोज। और लैक्टोज लैक्टोज। कौन 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 सी, मनु बताएगा? लैक्टोज कौन कौन सी शुगर यूनिट से मिलके बना है? कौन सी मोनोसेक्राइड शुगर से मिलके बना है? डाइसैकराइड। कौन कौन सी यूनिट से मिलके बना है? जैसे ग्लूकोज वगैरह होते हैं ना, ग्लूकोज, और फ्रक्टोज। हाँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह ये सब होते हैं, तो कौन कौन सी से मिलके बना है? डाइसैक्राइड तो है, इसका मतलब कि दो शुगर यूनिट से मिलके बना है, तो एक तो हो गया ग्लूकोज, दूसरा बताना है। मैं सर बाद में क्लास में जोड़ा, सॉरी मेरे को ये नहीं पता। हाँ, ग्लैक्टोज होता है दूसरा शुगर यूनिट। ठीक है सर। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर जो है ये बना है। इसके अलावा और क्या पूछूं? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि स्किम मिल्क के अंदर जो है मिल्क फैट कितना परसेंट होता है किसी को याद? लेस देन मतलब 0.5%। हाँ। और डबल टोन्ड मिल्क के अंदर मिल्क फैट कितना होता है, कितना परसेंट होता है? डबल टोन्ड इसमें मतलब 3%। हाँ 3%। स- वो सिंगल टोन्ड मतलब टोन्ड मिल्क के लिए होता है, डबल टोन्ड होता है 1.5। एक वन सेकंड। पॉइंट फाइव ओके ओके। तो एक बार इसको ही याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। स्टैंडर्डाइज मिल्क के अंदर जो है मिल्क फैट होता है 4.5, और एसएनएफ होता है 8.5। रिकम्बाइंड के अंदर होता है 3% मिल्क फैट और 8.5 एसएनएफ। बस इसका एक डायरेक्टली आप याद रखोगे तो एक तो एसएनएफ बफेलो मिल्क के अंदर 9% मिलता है, और शीप और गोट के मिल्क के अंदर, और दूसरा डबल टोन्ड के अंदर, बाकी सब में 8.5 ही है। स्किम मिल्क के अंदर 8.7 याद रख सकते हैं हम। तो 9% एसएनएफ किस किस के अंदर मिलेगा? एक तो डबल टोन्ड। मेरे पास ऑडियो म्यूट है। ओके ओके, अच्छा, मैंने आपको म्यूट किया था क्या? देखता हूँ मैं, एक सेकेंड। नहीं, आप अनम्यूट कर सकते हैं वो सोनू। अनम्यूट के ऊपर क्लिक करोगे तो अनम्यूट हो जाओगे आप। तो स्किम मिल्क के अंदर हमें 0.5% मिल्क फैट देखने को मिलता है, डबल टोन्ड के अंदर 1.5, और टोन्ड मिल्क के अंदर 3%, रिकम्बाइंड के अंदर 3%, और स्टैंडर्डाइज जो मिल्क है उसके अंदर 4.5%। बफेलो मिल्क के अंदर 5 to 6%, काउ मिल्क 3.5 से 4%, और शिप और गोट 3 से 3.5% जो है इसके अंदर मिल्क फैट देखने को मिलता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है इसकी। प्लीज अनम्यूट ऑडियो। भाई अनम्यूट ही हो तुम, हमने म्यूट नहीं कर रखा, आप कर सकते हो अपने आप। मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। हाँ, अभी हो गए ना? अभी हुए थे आप सोनू। इसके अलावा जो है पोल्ट्री या एग प्रोडक्शन के लिए कौन से कलर का रिवॉल्यूशन हुआ था, किसी को याद हो तो? नो। सिल्वर। हाँ, सिल्वर। और फिश के लिए? फिश के लिए ब्लू। राइट। और रेड किस किस के लिए था? मीट के लिए और टमाटो के लिए। बिल्कुल।
इसके अलावा ये मतलब हालांकि मिल्क साइंस से रिलेटेड तो नहीं है, पर अगर हमें अभी बताया भी था मैंने कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में। अ, हरित क्रांति के एक मिनट एक मिनट। यार हरित क्रांति ध्यान नहीं आ रहा सर। एम एस एक सेकंड। स्वामीनाथन जो है इंडिया के फादर थे, मतलब फादर ऑफ हाँ एम एस रिवॉल्यूशन। स्वामीनाथन इंडिया के, हाँ। और पूरे वर्ल्ड के माखन होंगे, माखन। अगर पूरे वर्ल्ड का पूछा जाए तो उसके अंदर जो है, कोई बताएगा, किसी को याद है या पता है? सोनू मन्नू, नॉर्मैन अर्नेस्ट नाम है उनका। जो वर्ल्ड के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर वो है नॉर्मैन अर्नेस्ट। इसके अलावा किसी का कोई, सर अनम्यूट कर दो भाई, अनम्यूट ही हो सोनू आप। अनम्यूट करके आप बोलोगे तो तभी आवाज आएगी ना। किसी को और कोई डाउट हो अभी तक आज जो पढ़ा है उसके अंदर?